चलो देखो जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। और हमारा जो पूर्वजों जैसा गुण आ जाता है हमारे अंदर में, वो इन्हीं की वजह से आता है। हमारे बॉडी में न्यूक्लिक ऑल ऑफलाइन क्लास कहे नहीं है कि इस महीने का लास्ट तक होगा। हम ही सरकार हैं कि हम ही बोल देंगे। इस महीने के लास्ट तक उम्मीद है कि खुलेगा। कल ही से तुम 10 बार पूछ रहा है। इस महीने के लास्ट तक खुलने का उम्मीद है। चलो जी, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्योंकि हमें जो जैसे कहा जाता है कि अपने पापा पे गया, अपने दादा पे गया है, अपने बुआ पे गया है, मामा पे गया है, जो भी है, ये सब न्यूक्लिक अम्ल के चलते होता है। अपने पूर्वजों की तरह हमारे अंदर जो गुण आता है या हमारे रिश्तेदारों की तरह जो गुण आता है, उसके लिए न्यूक्लिक अम्ल जिम्मेवार होता है। ठीक है। और ये दो तरह का होता है। एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दोनों को हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख दे पहले। जीवों के वो वे गुण जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो गुण एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। और उसके लिए हमारे शरीर में गुण सूत्र होते हैं। गुण सूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर के केंद्रक में उपस्थित गुण सूत्र गुण सूत्र आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। ये गुणसूत्र प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये जो गुणसूत्र है किस किस से बना होता है? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। याद रखना इस बात को। प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। चलिए, तो अब ये तो बात आप लोग समझ गए कि दो तरह का होता है। न्यू लेसन सोमवार से चालू होगा, 15 को खुल रहा है फिजिक्स का क्लास। कौन टीचर खोल रहे हैं? निधि तिवारी, मैसेज करो किस टीचर का फिजिक्स खुल रहा है 15 तारीख को। आर के सर। अच्छा, उनके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा तब। हम लोग के पास अभी सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन इस महीने के आखिर तक मान के चलो खुल जाएगा, पहले भी खुल सकता है, कोई जानता नहीं है, लेकिन लास्ट तक तो जरूर खुल जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, देखो जी, न्यूक्लिक अम्ल किस किस से बना होता है ये आप लोग को समझना है। तो न्यूक्लिक अम्ल का अगर हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो उसे मेनली 3 चीज निकलता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि न्यूक्लिक अम्ल का, सोमवार को नया चैप्टर शुरू करेंगे तुम लोग का। न्यूक्लिक अम्ल का कि पूर्ण जल अपघटन से, न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन से, जल अपघटन से निम्न पदार्थ बनते हैं। देखो, जब इनको जल दिया जाता है तो जल अपघटन से एक शर्करा बनता है, शर्करा जिसको तुम लोग जानते हो शुगर कहते हैं। दूसरा क्षार बनता है, क्षार बनता है। और तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल बनता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब शर्करा कितने प्रकार का होता है? तो शर्करा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। शर्करा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। शर्करा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये दोनों ऊपर में लिखा हुआ है, राइबोज होता है और डीऑक्सी राइबोज होता है। तो पहला है बीटा डी राइबोज। नाम याद रखिएगा कि शर्करा 2 तरह का है, एक बीटा डी राइबोज है और एक है बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना किस प्रकार की होती है? तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये समझ गए आप लोग कि जीवों के वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है उसको कौन सा गुण कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। और अनुवांशिक गुण के लिए जो है वो कौन गुण सूत्र उत्तरदायी होते हैं? और गुणसूत्र प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको आरएनए कहते हैं, शॉर्टकट में आरएनए कहते हैं। और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल को शॉर्टकट में डीएनए कहते हैं। तो डीएनए आरएनए सुने होंगे तुम लोग। तो न्यूक्लिक अम्ल का संगठन देखोगे, माने जल अपघटन अगर कराया जाए तो 3 चीजें मिलती हैं। शर्करा मिलता है, क्षार मिलता है और फॉस्फोरिक अम्ल मिलता है। तो शर्करा इसमें 2 मुख्य प्रकार की होती है, एक का नाम है बीटा डी राइबोज और एक का नाम है बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। ये आरएनए में मिलता है, ये आरएनए में मिलता है और ये तुम्हारा डीएनए में मिलता है। तो डीएनए में पूछा जाएगा कि कौन सा
शर्करा लिया जाता है तो आरएनए में बीटा डी राइबोज लिया जाता है, और डीएनए में कौन सा लिया जाता है, तो बीटा डी टू डेऑक्सी राइबोज। चलो, तो आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना कैसी होती है। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में क्रोमोजोम को गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र के चलते हमारे अंदर पूर्वजों का गुण आ जाता है। तो देखो, शर्करा और क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए कि 3 लोग थे ना, उसमें से 2 लोग शर्करा और क्षार, शर्करा तथा क्षार मिलकर, ये जो जब 2 लोग मिलेंगे तो जो यौगिक बनाएंगे उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। शर्करा के कार्बन से क्षार जुड़ता है। तो दूसरा बात याद रखना कि शर्करा के कार्बन से क्षार जुड़ा रहता है। क्षार जुड़ा रहता है, और ये दोनों मिलाकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल आपस में मिल जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड तो तुम्हारा बन चुका है। अब इस न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ाव कर दो। न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल, न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है। और इसी को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है जी। और न्यूक्लियोटाइड, जो जब 2 गो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, मैंने लिखा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो मैंने बहुत लोग को जुड़ना है ना, तो किस बंधन से जुड़ता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, या फिर 10 न्यूक्लियोटाइड, 50 न्यूक्लियोटाइड, किस बंधन से जुड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 2 न्यूक्लियोटाइड, दो जुड़ेंगे तो तीनों को जुड़ सकता है। जिस बंधन से जुड़े रहते हैं, जिस बंधन से जुड़े होते हैं, उसे फास्फोडाइस्टर बंधन कहते हैं, उसे फास्फोडाइस्टर पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिएगा कि 2 गो न्यूक्लियोटाइड किस बंधन से जुड़ा रहता है, तो फास्फोडाइस्टर बंधन से जुड़ा रहता है, फास्फोडाइस्टर बंधन कहते हैं।
ठीक है। और एक एक मतलब शर्करा का तीसरा कार्बन और दूसरे शर्करा का पांचवा कार्बन के मध्य यह बंधन होता है। यह बंधन एक शर्करा के तीसरे कार्बन एक शर्करा के तीसरे कार्बन तथा दूसरे शर्करा के पांचवें कार्बन के बीच होता है। पांचवें कार्बन के बीच होता है। मौजूद होता है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि फॉस्फोडाइस्टर बंधन किसको कहते हैं। डीएनए। डीएनए की संरचना। ठीक है। देखो जी, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। दो कुंडल की तरह रहता है। मतलब जैसे बोल सकते हो कि जैसे सांप चलता है ना, तो वो किस तरह से रास्ता बनाता है, तो कुंडल की तरह रास्ता बनाता है। तो डीएनए की संरचना भी द्विकुंडलित होती है। उसमें दो गो सांप एक ही जोड़े जाएगा और एक दूसरे के शरीर पे चढ़ेगा, फिर पार करेगा, फिर चढ़ेगा, फिर पार करेगा। तो इस तरह से द्विकुंडलित संरचना ये बनाएंगे। ठीक है। अब देखो जी, इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, क्योंकि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं किसको, न्यूक्लियोटाइड जब मिलकर बनाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखला होती है। अभी बताइए कि दो गो सांप होता है। ठीक है। एक सांप अपना रास्ता पे चलता है और दूसरा सांप भी अपने रास्ता पे चलता है, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर आर पार कर जाते हैं, जिन्हें रज्जुक कहा जाता है। दोनों श्रृंखलाओं को रज्जुक कहा जाता है। रज्जुक कहते हैं। ठीक है। और दोनों रज्जुक मैंने दोनों सांप सांप अपने अपने रास्ते पे दो सांप जा रहे हैं, एक दूसरे पे लुटते हुए जा रहे हैं, तो वही तुम्हारी दो श्रृंखला लिखा हुआ है और उनको रज्जुक कहते हैं, एक एक सांप को। तो दोनों रज्जुक एक दूसरे से किस बंधन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों रज्जुक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद दोनों रज्जुक किससे जुड़े होते हैं, समझ गया तुम लोग। एक रज्जुक पर प्यूरिन क्षार दूसरे रज्जुक पर लगे पिरिडिमिन क्षारों के ठीक सामने होते हैं। तो देखो, क्षार दो तरह का होता है, प्यूरिन होता है और एक पिरिडिमिन होता है। तो एक रज्जुक पर, देखो एक रज्जुक पर जो रहता है प्यूरिन रहता है। एक रज्जुक पर लगे प्यूरिन क्षार, क्षार का नाम है, पर लगे प्यूरिन क्षार। प्यूरिन क्षार दूसरे रज्जुक पर लगे पिरिडिमिन क्षार। पिरिडिमिन पिरिडिमिन क्षारों के ठीक सामने होते हैं।
ठीक सामने होते हैं। यहाँ एटी के साथ द्विहाइड्रोजन बंधन द्वारा, इसमें यहाँ पे नाम होता है उसका ए और टी। ए से एडिनिन होता है, टी से थाइमिन होता है। ए टी के साथ दो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, के साथ द्विहाइड्रोजन बंधन द्वारा, द्विहाइड्रोजन बंधन द्वारा द्विहाइड्रोजन बंधन द्वारा तथा जी और सी, जी एवं सी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ तीन हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तीन हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक ए डी ए जी सी टी का नाम क्या क्या है, देखो जी। ए से होता है एडिनिन, ए से होता है एडेनिन, और टी से होता है थाइमीन। तो एडेनिन एक क्षार है, थाइमीन भी एक क्षार है, और ये दोनों दो हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। और जी से होता है गुएनिन, गुएनिन, और सी से होता है साइटोसिन। तो गुएनिन और साइटोसिन तीन गो हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं, समझ गए। इसके अलावा एक होता है यू, यू से होता है यूरासिल। लेकिन यूरासिल यहाँ पे नाम नहीं लिया है, क्योंकि हम डीएनए देख रहे हैं, और यूरासिल जो होता है यह आरएनए में होता है, यह आरएनए में होता है, ध्यान रखना। और वो सब चारों जो है वो डीएनए में होते हैं। ये दो गो हाइड्रोजन बंधन से और ये तीन गो हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं, तो दो से जुड़े रहते हैं। और गुएनिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, दो रज्जुक होते हैं, दो गो सांप होता है, दोनों सांप एक दूसरे पर लौटता है। तो उसमें जो क्षार लगे होते हैं वो इस तरह से लगे रहते हैं ताकि एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं, माने कुंडली को ठीक से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि क्षार युग्म विशिष्टता, क्षार तो बहुत सारा है यहाँ पे, तो विशिष्टता के आधार पर, जो ज्यादा विशिष्ट होता है उसके आधार पर आधार पर रज्जुक में लगे क्षारों का क्रम, रज्जुक में लगे, मैंने सांपवा के बारे में कहा जा रहा है, रज्जुक में लगे क्षारों का क्रम, एक सांप में जितना क्षार लगा हुआ रहेगा, लगे क्षारों का क्रम दूसरे रज्जुक पर लगे, दूसरे रज्जुक पर लगे लगे क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि दोनों रज्जुक एक दूसरे के समान तो नहीं है, दोनों सांप एक दूसरे के समान नहीं होगा, दोनों रज्जुक एक दूसरे के समान एक दूसरे के समान तो नहीं है, परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं।
परंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी में इसका चित्र भी दिया हुआ है, दोनों रज्जु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें कोई दिक्कत लग रहा है तो पूछ पूछ लो तुम लोग। और हम लोग आगे देखते हैं आरएनए की संरचना। डीएनए की संरचना को एनसीईआरटी में देख भी लेना है, एक चित्र भी बनाया है। देखो, तो आरएनए के बारे में बात करोगे तो इसका भी कुंडलित ही होता है। आरएनए यह एक कुंडलित होता है। मतलब डीएनए में जैसे दो गो कुंडलित होता था, ये दो गो सांप होता था, इसमें कहीं सांप रहेगा और एक ही कुंडली बनाएगा। तो यह एक कुंडलित होता है। और इसमें राइबोज शर्करा रहती है, उसमें डिऑक्सी राइबोज रहता था, इसमें राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा होती है। ठीक है। और इसमें हम अभी जस्ट बताए थे कि यूरासिल होता है। इसमें थाइमीन क्षारक नहीं होता है। इसमें थाइमीन क्षारक नहीं होता है। ठीक है, थाइमीन क्षारक नहीं होता है। उसके जगह यूरासिल, यूरासिल क्षारक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये तीन प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा कि ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला mRNA, दूसरा rRNA, और तीसरा है tRNA। तो तीनों का नाम याद रखना। तीन तरह का ये आरएनए होता है। आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व क्या है। कल ये चैप्टर तुम लोग का समाप्त हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल का जैविक महत्व। देखो जी, तो एक बात तो तय तय है कि हमारे अंदर जो भी गुण अपने पूर्वजों का आएगा, यानी आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी यही होता है। तो पहला इसका लिख सकते हैं महत्व, कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में, आनुवंशिक गुणों को आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवों के विभिन्न प्रजातियों की पहचान में, तो डीएनए के द्वारा हम लोग जीवों की प्रजातियों का भी पहचान कर लेते हैं। जीवों के विभिन्न प्रजातियों की पहचान में, जीवों का अलग अलग प्रजाति होते हैं, तो उनकी पहचान में भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद डीएनए में स्व प्रतिकरण का गुण पाया जाता है। माने डीएनए अपने जैसा एक और छोटा सा डॉटर
डॉटर मैंने बेटी कहा जाता है हिंदी में। तो डीएनए अपने ही जैसा खुद विकसित कर देता है और इस घटना को स्वप्रतिकरण कहते हैं। तो याद रखना कि डीएनए में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, मतलब अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा कर देता है। ठीक है, अपने ही जैसा सेम टू सेम एकदम पैदा कर सकता है। ठीक है। और आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है। तो देखो डीएनए में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का संदेश जो रहता है ना वो डीएनए में उपस्थित रहता है। परंतु प्रोटीन संश्लेषण का संदेश, प्रोटीन संश्लेषण का प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का रहता है और इसका न्यूज सबके पास ये डीएनए पहुंचाता है, डीएनए में उपस्थित रहता है। डीएनए में उपस्थित रहता है। चलो तो एक क्वेश्चन और है कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है। और इसके बाद तुम लोग का एक टॉपिक बचेगा एंजाइम, तो वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। और उसके बाद ये एंजाइम पढ़ाएंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, आरएनए एवं डीएनए में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सभी लोग ठीक से देखेंगे कि आरएनए एवं डीएनए में क्या अंतर है। क्या अंतर है, एक तरफ आरएनए है और एक तरफ डीएनए है। ठीक है, एक तरफ क्या है आरएनए और एक तरफ है डीएनए, और एक तरफ है डीएनए। चलो पहला पॉइंट, इसमें रज्जु कुंडलित अवस्था में होता है। इसमें रज्जु जो होता है, जो सांप हम बोल रहे थे, वो कुंडलित और कुंडली मार के बैठा रहता है, कुंडलित अवस्था में होता है, अवस्था में होता है। और इधर में इसमें दो रज्जुक होते हैं, इसमें एक सांप नहीं, इसमें दो सांप होता है। तो इसमें दो रज्जुक जो होते हैं द्विकुंडलित अवस्था में होते हैं, दोनों ही कुंडलित अवस्था में होता है, द्विकुंडलित अवस्था में होते हैं। अवस्था में होते हैं। ठीक है। इसमें बीटा डी दूसरा होता है, इसमें बीटा डी राइबोज होता है, बीटा डी राइबोज शर्करा होती है, बीटा डी राइबोज शर्करा होती है। और उसमें बीटा डी टू डेऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, बीटा डी टू डेऑक्सी राइबोज होता है, डेऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, शर्करा होती है। ठीक है। इसमें एजीसीयू क्षार होता है, इसमें एजीसीयू क्षार होता है, इसमें एजीसीयू क्षार होता है। और उधर वाले में एजीसीटी होता है। इसमें एजीसीडी ए, इसमें एजीसीटी क्षार होता है, टी क्षार होता है।
थोड़ा सा फर्क है, एक जगह टी है एक जगह यू है।